हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे और अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि ये हमें कभी नहीं भूलना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो में हमने पत्र लेखन भाग 1 पूरा कर लिया है और पत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझ लिया है, समझा है ना, देखा है ना आपने प्रीवियस वीडियो। पत्र की परिभाषा और मुख्य रूप से पत्रों को दो भेद दिए गए हैं, जैसे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। भाग 1 में हमने सभी अधिक कोशिश की है कि औपचारिक पत्र किस तरह के होते हैं, कौन कौन सी उनमें औपचारिकताएं होती हैं जो निभाई जाती हैं। आज हम पत्र लेखन, इस वीडियो में पत्र लेखन के भाग 2 अर्थात अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण देखने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन यहां ना रहे कि औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता। इन सब का समस्या का समाधान या आपकी जितनी भी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आप सभी को कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस फ्री, बेस्ट फैकल्टीज के साथ, बेस्ट वीडियोस के साथ। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स है आप सभी का फेवरेट चैनल। चलिए चलते हैं पत्र लेखन भाग 2, जिसमें हम देखने वाले हैं अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखे जा सकते हैं। हमने भाग 1 में ये जान लिया था, सुना था ना आपने, देखा था कि अनौपचारिक पत्र में क्या नहीं लिखा जाता, याद है आपको, और औपचारिक पत्र में क्या लिखा जाता है। मुख्य मैंने आपको बताया था कि औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, शुरुआत हमेशा हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड से ही करनी है। शुरुआत और अंत हमारा लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, चाहे वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो। औपचारिक पत्र में विषय वेरी 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 कंपलसरी, अनिवार्य रूप से विषय लिखना ही होता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र अर्थात हम अपने सगे संबंधियों को, माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा, किसी को भी लिख सकते हैं। और जबकि औपचारिक पत्र होते हैं ऑफिशियल लेटर, जो हम अधिकारी को या अपने किसी भी संबंधित, जैसे शिक्षा में हमने प्रधानाचार्य को कितने सारे पत्र देखे, समझे है ना, किसी भी प्रकार के अधिकारी, संपादक को, मैनेजर को, जो भी ऑफिशियल लेटर है वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत। अनौपचारिक पत्र मतलब हम अपने रिलेटिव्स या संबंधियों को लिखते हैं और इसमें विषय नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलिए शुरू करें। अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। अब आपके बड़े भाई की शादी होने जा रही है, इसमें आप अपने मित्र को बुलाने जा रहे हैं, तो अब आप उनको आमंत्रित करेंगे, है ना, इनविटेशन देंगे ना कि मित्र मेरे भाई की शादी है, तो किस तरह से लिखना है वो भी देखिए। परीक्षा भवन 623 सुभाष चंद्र बोस मार्ग, नई दिल्ली 111036। दिनांक कुछ भी लिख सकते हैं आप, काल्पनिक भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रिय दोस्त या प्रिय मित्र अर्णव, मधुर स्नेह। देखिए कहा ना मैंने कि ये जो लिखित भाषा है, याद कीजिए फर्स्ट पत्र लेखन का भाग 1 वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया था कि हाय हेलो नहीं लिखना है ना, कैसा है तू, ऐसा भी नहीं लिखना है। लिखित भाषा का सम्मान बरकरार रखते हुए हमें पत्र लिखना होता है, भले ही वो अनौपचारिक ही क्यों ना हो। प्रिय मित्र या प्रिय दोस्त अर्णव, मधुर स्नेह, आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपने स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्त अर्णव, मैं आज तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से यह पत्र लिख रहा हूं। प्रयोजन मीन्स पता है ना, कारण। क्या है वो प्रयोजन? दरअसल मेरे बड़े भाई की शादी 15 मई 2019 को होनी निश्चित हुई है। शादी का कार्यक्रम 2 दिवसीय है, अतः आप सपरिवार मेरे बड़े भाई की शादी में आमंत्रित हैं। मैं आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ मेरे बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने अवश्य आओगे। हम अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। ये लिखेंगे आप, है ना, क्या करेंगे आप, किस तरह से शादी का आनंद उठाएंगे, किस तरह से उत्सव मनाएंगे, वो आप लिखेंगे। अपना मन खोलकर, जी खोलकर लिखेंगे। बस ध्यान हमें ये रखना है कि जो भी शब्द
हम वाक्य में प्रयोग करेंगे वो शब्द अच्छे होना चाहिए ताकि कोई भी पढ़े उसको लगे कि वाह क्या पत्र लिखा है। इसलिए तुम शादी में अवश्य आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, तुम्हारा दोस्त काका गा। बुला लिया मित्र को। इस तरह से आपको मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में बुलाना है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में किसी कारणवश छात्रावास से घर ना जा सकने के लिए माँ को पत्र लिखिए। अब आप लिख रहे हैं माँ को पत्र और आप रहते हैं छात्रावास में अर्थात हॉस्टल में, और गर्मियों की छुट्टियां बस आने वाली हैं या आ गई हैं, लेकिन इस बार आप गर्मी की छुट्टी में घर नहीं जा पा रहे हैं। यदि आप बिना बताए नहीं गए तो माँ तो चिंता करेंगी, इसलिए हमें पत्र को लिखकर माँ को ये बताना है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में इस बार क्यों नहीं आ पा रहा। अपनी असमर्थता दर्शाते हुए माँ को सूचित करना है। तो वो किस तरह से करेंगे देखिए। जब भी हम बड़ों को पत्र लिखते हैं तो पूजनीय से शुरू करते हैं, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, इस तरह के संबोधन के साथ लिखते हैं। परीक्षा भवन 895/889 विकास मार्ग गाजियाबाद, दिनांक इतना, पूजनीय माताजी, सादर प्रणाम। आशा है आप सब लोग घर में कुशल मंगल से होंगे। मैं भी यहाँ पर कुशल मंगल हूँ। माँ, मेरी परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं और इस बार मेरे सभी पेपर भी बहुत अच्छे हुए। माँ, आप तो जानती हैं कि मुझे क्रिकेट कितना प्रिय है और इस बार गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल प्रशासन ने क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को स्कूल में आमंत्रित किया है ताकि स्कूल की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके। और मैं भी अपने स्कूल क्रिकेट टीम का सदस्य हूं, इसलिए मुझे भी इस प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक है। बताना होगा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। इस वजह से इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर नहीं आ पाऊंगा। आप मेरे लिए परेशान मत होना, मैं यहाँ पर स्वस्थ व कुशल मंगल हूँ और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। आप अपना ध्यान रखना। पापा, दादाजी, दादी जी को मेरा प्रणाम व मीनू को मेरा आशीर्वाद देना या स्नेह देना। आपका प्यारा बेटा काका गा। कह दिया आपने, माँ को सूचित कर दिया। इस तरह से माँ को भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी कि हाँ अब आप स्कूल में ही हैं और अपने कार्य में व्यस्त हैं। इस तरह से आप माँ को सूचित कर देंगे पत्र के माध्यम से। चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। क्या है, आप वार्षिक परीक्षा में प्रथम आए हैं, फर्स्ट आए आप अपनी क्लास में। इसके लिए आपके मामा ने आपको पुरस्कार के रूप में टैबलेट भेजा है। अब आपके मामा जी को पता चला कि वाह वाह मेरा भांजा तो फर्स्ट आया है, तो उन्होंने टैबलेट भेज दिया। उसी का धन्यवाद प्रकट करते हुए उन्हें पत्र लिखना है। आपको टैबलेट मिल गया, अब मामा जी को आप करेंगे धन्यवाद पत्र के लिए, टैबलेट के लिए कि किस तरह से आप धन्यवाद आपको देना है, तो वो पत्र के माध्यम से देना है। शुरू होगा वही एड्रेस, आपको वही लिखना है। बस ये एड्रेस तो अपने मस्तिष्क में बिठा ही लीजिए, परीक्षा भवन। यहाँ नीचे वाला आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन परीक्षा भवन तो आपको लिखना ही है। परीक्षा भवन 658 शिवाजी मार्ग, नोएडा 110020, दिनांक इतने इतने, और अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। आशा है आप सब लोग वहां कुशल मंगल होंगे। मामा जी, आज दोपहरी आपका भेजा हुआ उपहार मिला। जब मैंने उपहार को खोलकर देखा तो उपहार के रूप में अपना मनपसंद टैबलेट देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं बहुत समय से अपने स्कूल के कार्य के लिए टैबलेट लेने की सोच ही रहा था, लेकिन आपने वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर मुझे यह उपहार स्वरूप दे दिया। मामा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी, आपको जब भी समय मिले आप अवश्य हमारे घर आइए, मैं आपके आने की प्रतीक्षा करूंगा। उपहार के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रिय भांजा काका गा। हो गया कि आप धन्यवाद किस तरह से प्रेषित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो कारण भी समझ में आया, और आपका धन्यवाद देने का जो तरीका है वो प्रसन्नता भी नजर आई पत्र में। तो पत्र का क्या है कि आपको यहाँ पर पूरी तरह से व्यक्त कर दे, प्रकट कर दे कि आपके मन में जो है आप वो पत्र के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तभी वो पत्र सार्थक माना जाता है। क्लियर? अब है उदाहरण नंबर 4। अब आप भाई हैं और अपनी बहन को पत्र लिख रहे हैं। क्यों? एक है शिकायत। राखी ना भेजने के लिए नाराजगी प्रकट करते हुए अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखिए। आपकी बहन दूर रहती हैं आपसे और वो हर रक्षाबंधन पर आपको राखी भेजती हैं, परंतु इस रक्षाबंधन पर किसी कारणवश आपको वो राखी प्राप्त नहीं हुई। तो अब अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे अपनी दीदी पर, और किस तरह से पत्र लिखेंगे वो देखिए। परीक्षा भवन
897/65 रामपुर रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। दिनांक 17 जुलाई 2000 या कुछ भी लिख दीजिए, जो अगस्त या रक्षाबंधन के नजदीक की तारीख। आदरणीय दीदी जी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं। आप कैसी हैं? बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं मिला, इसलिए मन बहुत बेचैन है। घर में सभी लोग आपकी चिंता कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, इसीलिए आप पत्र नहीं भेज पाए। लेकिन दीदी, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। क्यों? इस बार आपने मुझे रक्षाबंधन पर राखी भी नहीं भेजी। मैं आपकी राखी का हर साल बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूं, और इस साल भी मैं आपकी राखी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पोस्टमैन की राह देखते देखते रक्षाबंधन का पूरा त्योहार ही निकल गया, लेकिन आपकी राखी मुझे नहीं मिली और त्योहार का सारा मजा किरकिरा हो गया। मेरी बड़ी बहन मुझे राखी भेजना भूल गई। इस बात को सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आप जब घर आओगी मुझे कितना भी मनाओगी, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आपसे सख्त नाराज हूं। ये भाई बहन का प्यार यहाँ पर झलक रहा है, भाई बहन के बीच का स्नेह यहाँ पर झलक रहा है, और उसी स्नेह को आपको शब्द रूप, शब्दों का जामा पहनाकर पत्र के माध्यम में पिरोना है, पत्र के रूप में यहाँ पर पिरोना है। और वो लगे, आप देखिए ना, जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, सच में एक छोटा भाई है और जो अपनी बहन पर नाराज हो रहा है। पत्र के माध्यम से सब कुछ प्रकट हो रहा है। देखिए, आप जब घर आओगी मुझे कितना भी मनाओगी, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आपसे सख्त नाराज हूं। ये दिखाई दे रहा है। घर में सभी लोग ठीक हैं। पापा अपनी दुकान में ही व्यस्त रहते हैं और मम्मी घर के कामों में। मेरी भी परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए मैं भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूं। पत्र मिलते ही आप पत्र का उत्तर तुरंत दीजिए, मम्मी पापा की चिंता दूर हो जाएगी। पत्र के इंतजार में, क्योंकि यहाँ पर जब हमने लिख रहा है ना पत्र के इंतजार में, तो डैश 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 लिख दीजिए। आपका छोटा भाई काखागा। समझ में आया? इस तरह से आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है। आप देखिए कि कितने अच्छे शब्दों से शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखा गया है। ये नहीं कि हम कुछ भी कि तुम कैसी हो, अरे ऐसा, अरे इस तरह के शब्द नहीं लिखना है। जो लिखित भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें अनौपचारिक पत्र भी पूरे करने होते हैं। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 5 पर। आपके चाचा जी ने आपको जन्मदिन का उपहार भेजा है। उपहार भेजने के लिए धन्यवाद दीजिए। अभी मामा जी ने भेजा था, अब आपके चाचा जी ने भेजा है, तो संबोधन वही रहेगा, एड्रेस वही रहेगा, सेम, मतलब परीक्षा भवन, फ्लैट नंबर 76, भगत सिंह मार्ग, बंगलौर, 65824, दिनांक इतना इतना। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर आपने ध्यान दिया ना कि औपचारिक पत्र में जब भी उदाहरण देखे गए थे उसमें दिनांक के तुरंत बाद विषय आता था, लेकिन अनौपचारिक पत्र में हमें विषय नहीं लिखना है। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल मंगल से हैं। आशा है आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे। चाचा जी, जन्मदिन के दिन ही मुझे आपका भेजा हुआ प्यारा सा उपहार मिला। जन्मदिन के दिन ही, मतलब आपने उसको कितना अच्छा कर दिया कि कितनी खुशी क्यों हुई, क्योंकि उसी दिन मुझे प्राप्त हुआ। उपहार पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी और जीजाजी भी आए हुए हैं, लेकिन आप नहीं आए हैं, इसलिए मुझे आपकी कमी खल रही है। उपहार तो मिल गया, लेकिन साथ ही साथ मामा जी के इम्पोर्टेंस को भी हमें दिखाना होगा, ठीक है। माँ ने आज मेरी व आपकी पसंद का ढेर सारा खाना बनाया है और साथ में बेसन के लड्डू भी बनाए हैं। अरे हाँ चाचा जी, आपने जन्मदिन के उपहार के रूप में मुझे जो मैकबुक भेजी है वह मुझे बहुत पसंद आई। मैकबुक बहुत पसंद आई है क्योंकि यह मैकबुक मुझे मेरी ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत मदद करेगी। चाचा जी, इस प्यारे से उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसे ही समय मिले आप घर अवश्य आइएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा में रहूंगा। आपका प्रिय भतीजा, क्योंकि चाचा जी की बात हुई है, मामा जी का भांजा, चाचा जी का भतीजा, काखागा। समझ आया? इस तरह से आपने चाचा जी का भी धन्यवाद दिया, मामा जी का भी धन्यवाद दिया और पत्र को एक सुंदर सा रूप देकर यहां पर प्रकट किया। खेलों के महत्व को समझाते हुए अपने छोटे भाई को प्रेरणादायक पत्र लिखना है। अब आप बड़े भाई हैं और आपको अपने छोटे भाई को खेलों का महत्व बताना है। इसके लिए आप क्या लिखेंगे? शुरुआत परीक्षा भवन,
854/4 कैलाश कॉलोनी, रामनगर, उत्तर प्रदेश। दिनांक मार्च 20, 2022, 2023, 2019, 20 कुछ भी लिख दीजिए। प्रिय दिनेश, सस्नेह आशीर्वाद। सस्नेह मीन्स स्नेह के सहित आशीर्वाद। आशा है तुम बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। दिनेश, आज ही तुम्हारे प्रधानाचार्य जी की तरफ से एक पत्र आया है। अब देखिए, आपको जो भी है, जो विषय दिया है, उसको ध्यान से देखना है कि क्यों आप पत्र लिख रहे हैं। वो यहाँ पर आपकी विषय वस्तु में नजर आना चाहिए कि आज ही तुम्हारे प्रधानाचार्य की तरफ से भेजा हुआ पत्र आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुम पढ़ाई में तो अव्वल हो, परंतु खेलों में तुम्हारी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। कि तुम, मतलब ये बताना है हमें कि क्यों हम अपने भाई को खेलों का महत्व बताना चाहते हैं। हमें कब पता चला कि वो खेल में रुचि नहीं रखता है, तो ये भी बता दिया है कि प्रधानाचार्य का पत्र मिला कि हाँ, तुम पढ़ाई में तो अव्वल हो, लेकिन खेल के प्रति तुम्हारी रुचि नहीं है। देखो दिनेश, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी जीवन में बहुत महत्व है। खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है और अप्रत्यक्ष रूप से शरीर का भी व्यायाम होता है। चित्त प्रसन्न और मन प्रफुल्लित रहता है। इसीलिए कहा भी गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का कथन। इसलिए तुम स्कूल में नियमित रूप से खेलों में भाग लो। केवल पढ़ने से ही बहुमुखी प्रतिभा का विकास नहीं होता। खेलों के माध्यम से भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। खेल भावना, प्रतिस्पर्धा, धैर्य और नियंत्रण क्षमता, इन सभी चीजों का भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो खेलों को भी तुम्हें विशेष महत्व देना होगा। खेलों पर भी तुम्हें ध्यान देना होगा। कितने अच्छे शब्दों में लिखा है ना। और अंत में मैं यही कहूंगा कि तुम पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बराबर भाग लो। आशा है कि तुम इस बारे में जरूर सोचोगे। पत्र का उत्तर जरूर देना तथा साथ में यह भी बताना कि तुमने कौन से खेल में भाग लिया है। तुम्हारा बड़ा भाई काका का पत्र लिख दिया, और यह भी बताना कि पत्र का उत्तर देना, और यह भी बताना कि तुमने इस बार कौन से खेल में भाग लिया है, ताकि जो मैं पत्र लिखकर तुम्हें जिस बारे में पूछ रहा हूं उसका उत्तर भी मुझे प्राप्त हो सके। समझ में आया? तो जो भी पत्र हम लिखेंगे, चाहे वे औपचारिक हो चाहे वे अनौपचारिक हो, उनकी जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को पढ़कर सामने वाले को आपकी मंशा का पता चल जाए कि आखिर आप उससे चाहते क्या हैं, किस चीज के लिए, किस बात के लिए आपने उसको पत्र लिखा है। ठीक है, तो आपकी जो विषय वस्तु है, या जिसको बॉडी कहते हैं, जिसमें 3 अंक भी होते हैं पत्र में, उस विषय वस्तु के माध्यम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और वो भली भांति उस तक पहुंच जाए, वही पत्र सही पत्र माना जाता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि एक और बड़े भाई की तरफ से छोटे भाई को पत्र लिखा जा रहा है, जो कि सत्संगति का है। कि क्या है? अच्छी संगति का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। अच्छी संगति, सत्संगति। ठीक है। परीक्षा भवन, 985/575, सुभाष नगर, नई दिल्ली। दिनांक कोई भी दे दीजिए काल्पनिक। प्रिय अनुज जयेश। अनुज मीन्स क्या होता है? छोटा भाई। अग्रज मीन्स बड़ा भाई। ठीक है, जब आप छोटे भाई हो, विषय आए कि अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? आदरणीय अग्रज। ठीक है, तो यहां पर लिखा है प्रिय अनुज। अनुज मीन्स छोटा। सस्नेह आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला, जिससे पता चला कि तुमने अभी अभी एक नए विद्यालय में प्रवेश लिया है, और विद्यालय में नए होने के कारण वहां पर अभी तुम्हारा कोई भी मित्र नहीं बन पाया है। अब विषय पर ध्यान देना कि अच्छी संगति का महत्व बताना है। तुम्हारा पत्र मिला, जिससे पता चला कि तुमने अभी अभी एक नए विद्यालय में प्रवेश लिया है, और विद्यालय में नए होने के कारण वहां पर अभी तुम्हारा कोई भी मित्र नहीं बन पाया है। प्रिय जयेश, मित्र का चयन वास्तव में बहुत कठिन कार्य है, और ये आप लोग भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि मित्र सोच समझकर ही बनाना चाहिए। हर किसी से मित्रता करना कभी कभी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इस पत्र को आप रियल में, वास्तविक रूप में अपने जीवन में लागू अवश्य कीजिएगा कि मित्र का चयन वास्तव में कठिन कार्य है, क्योंकि उसकी संगति का प्रभाव हमारे चरित्र पर आजीवन रहता है।
जिस संगति में हम रहते हैं उस संगति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही है। इसीलिए बड़े ही सोच समझकर व जांच परख कर तुम अपने मित्रों का चयन करना। चयन करना मतलब समझते ना, सिलेक्शन करना या सिलेक्ट करना। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह की जैसे आर्थिक संपन्नता हो या बहुत उसके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हों, गैजेट्स हों, उस आधार पर हमें किसी से मित्रता नहीं करनी है। उसके गुणों को देखना है, व्यवहार को देखना है, चरित्र को देखना है। तब जाकर हमें पैसे को महत्व ना देते हुए, भौतिक वस्तुओं को महत्व ना देते हुए गुण और चरित्र के आधार पर मित्रता करनी होती है। क्योंकि ये जो चमक दमक वाली चीज़ें रहती हैं या भौतिक वस्तुएं रहती हैं, वो कुछ समय के लिए तो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, लेकिन भविष्य में हमारे लिए लाभदायक नहीं होती। अब क्या लिखा है, इसलिए बड़े ही सोच समझकर और जांच परख कर अपने मित्रों का चयन करना। ऐसे सहपाठियों को मित्र के रूप में चुनना। किस तरह से चुनना? जो तुम्हें सच्चा स्नेह करें, सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर वो तुमसे प्यार ना करें, या ये नहीं कि इसके पास ये वस्तु है तो चलो मैं इससे दोस्ती कर लूं क्योंकि मुझे ये चाहिए, ले ही लूंगा। ठीक है, तुम पर विश्वास करें और तुम भी उन पर विश्वास कर सको। सबसे बड़ी बात है कि उनका चरित्र साफ सुथरा एवं उज्जवल हो। कहते हैं ना, व्यक्ति का चरित्र एक स्वच्छ निर्मल दर्पण की भांति होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। जब हम एक साफ आईने के सामने खड़े होते हैं तो हूबहू हमारी छवि एज इट इज दिखाई देती है ना। यदि उसी आईने पर कुछ मैल हो या कुछ भी हो तो हम अपने आप को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो चरित्र है वो भी साफ स्वच्छ निर्मल दर्पण की भांति होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि उनका चरित्र साफ सुथरा एवं उज्जवल हो। आशा है तुम मेरी इन बातों का ध्यान रखोगे और फिर शीघ्र ही अगले पत्र में मुझे अपने नए मित्रों के बारे में बताओगे। साथ ही साथ पत्र भेज रहे हैं, मित्रों के चयन के बारे में भी कह रहे हैं बड़े भाई साहब, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जब तुम्हें ये पत्र मिलेगा तो तुम मुझे पत्र भी लिखोगे, उत्तर भी दोगे और उसमें ये भी बताओगे कि तुमने किस तरह के मित्रों का चयन किया। मन लगाकर खूब पढ़ाई करना, सदैव अपने गुरुजनों का सम्मान करना और अपने सहपाठियों से स्नेह की भावना रखना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारा बड़ा भाई काखागा। गुरुजनों का सम्मान जो कि धीरे 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 निरंतरता के साथ क्या पता कहाँ चला जा रहा है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि एकदम से गायब हो गया है। जो भी जिससे भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे भी हम जो भी प्राप्त करते हैं उसके सामने हम याचक ही रहते हैं, चाहे हम हो या कोई भी हो। जो हमें सिखाते हैं मन में, हमारे मन में उनके प्रति सम्मान की भावना होनी ही चाहिए। और जो हमें सिखाते हैं उनका इतना अधिकार तो रहता है कि वे हमें थोड़ा डांट डपट सकें, क्योंकि लाड़ प्यार से ही सब कुछ नहीं सीखते हैं। बहुत पुरानी कहावत थी, अब तो वो लागू नहीं होती कि गुरुजी मारे धम धम और विद्या आए छम छम। मारने का अर्थ ये नहीं कि बस मारेंगे और पढ़ेंगे, नहीं, लेकिन हाँ हम विद्यार्थी होने के नाते हमारे मन में ये भाव अवश्य हो कि हम अपने गुरुजनों या टीचर्स का रेस्पेक्ट तो अवश्य करें, क्योंकि जहाँ रेस्पेक्ट होगा वहीं हम अनुशासित होंगे। हमने यदि अपने बड़ों का आदर करना छोड़ दिया, इट मीन्स हम अनुशासित नहीं है। और यदि जीवन में अनुशासन नहीं है तो सफलता की सीढ़ी पर पहुंचना तो असंभव ही है। पैसे कमाना इतना कठिन नहीं है, लेकिन जीवन में एक सुयोग्य नागरिक बनना बहुत कठिन है। एक सम्मानीय व्यक्ति बनना बहुत कठिन है। एक अच्छा नागरिक बनना बहुत कठिन है। धन दौलत तो किसी भी तरह से कमाई जा सकती है, लेकिन सम्मान कमाने के लिए अनुशासन अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए मैंने आवश्यक नहीं कहा, अनिवार्य कहा। अपने जीवन में अनुशासन का पालन जिन्होंने किया है, आज हम उनको नमन करते हैं। वे हमारे साथ हैं या नहीं, लेकिन उनके विचारों का हम हमेशा उपयोग में भी लाते हैं और उनको शत शत नमन भी करते हैं। ये है अनुशासन की ताकत। तो अपने मन में अनुशासन की भावना तो हमेशा रखना ही, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना तो रखना ही, क्योंकि वे अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे कुछ कहते हैं। ठीक है, यही उन्होंने बताया। आशा करती हूं आपको अनौपचारिक पत्र संबंधी जो भी बातें हैं, जो भी विषय वस्तु संबंधी हमने बातें सुनी समझी, वे सब समझ में आई हैं। इट मीन्स कि पत्र लेखन भाग 1, जिसमें हमने परिभाषा, पत्रों के भेद और औपचारिक पत्र जाने, समझे, सुने। पत्र लेखन भाग 2 जो कि इस वीडियो में आपने देखे, उसमें हमने अनौपचारिक पत्रों को देखा। अंतर समझ में आया। ऑफिशियल लेटर, औपचारिक पत्र, जिसमें हमें औपचारिकताओं के साथ
पत्र लेखन करना होता है, लेकिन और हाँ, विषय यहाँ रहता है औपचारिक पत्रों में। अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी प्रकार की शब्दों या किसी भी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करेंगे। यहां भी हमारी भाषा उत्कृष्ट रहेगी। भाषा की गरिमा को हमेशा हमें बनाकर रखना है। लिखित भाषा तभी तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा रहा कि आपने सुना है, समझा है, तभी तो आप परीक्षाओं में अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे और अपने दैनिक जीवन में भी जो मैं बातें बताती हूं उनको लागू करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरह से हमेशा आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने हेतु नए तरीके से शिक्षा प्रदान करता रहेगा। ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 6वीं से 12वीं तक की फ्री प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, जेएआईवाई, सीएआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं। ठीक है, और आपको पता है ना, आप अपनी कक्षा और सभी विषय के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। जैसे आपको हिंदी मीडियम में अपने वीडियोस देखना है तो क्लिक कर दीजिए किसी भी विषय पर, जिस भी विषय के आपको वीडियो देखना है ना उस विषय पर क्लिक कीजिए, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो या हिंदी को क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो आ गया, फिर प्लेलिस्ट पर जाएंगे और जो भी आपको देखना है, पाठ्यक्रम देखना है, संपूर्ण विवरण देखना है, पाठ का सार देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, जो भी आपको देखना है क्लिक कर दीजिए। क्लिक आपने किया जैसे पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही पाठ्यक्रम का वीडियो आ जाएगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी रहेगी आपके कोर्स 1 क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी स्पर्श और संचयन, चारों पुस्तकों की संपूर्ण जानकारी, कितने पाठ हैं, कौन लेखक है, सब कुछ यहां पर मिलेगा। और यह भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना है ताकि न्यू जो वीडियोज आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। शेयर करना नहीं भूलना है ताकि जो भी सुविधा आपको मिल रही है, जो भी लाभ आप उठा रहे हैं, आपके सभी परिचित भी उठा सके, आपके मित्र भी उठा सके। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा के लिए है। किसी प्रकार का संदेह अपने मस्तिष्क में ना पालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच।